विकास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं, जो हमारा चल रहा था, 2 पार्ट हम देख चुके थे। भारत में परिवहन में हम देख चुके हैं रेल परिवहन और सड़क परिवहन। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में रेल परिवहन वाली वीडियो में पहले पार्ट में मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया था भारत में परिवहन का। तो हमारा उसमें एक था टॉपिक जल परिवहन और एक है टॉपिक हमारा वायु परिवहन, जो मेन टॉपिक है। इसके बाद आपका बचता है एक पाइपलाइन। तो 3 चीज़ें अभी और बचती हैं। आज की वीडियो अगर देख लेते हैं तो इसके बाद आपका 2 बचता है, यानी कि वायु परिवहन और पाइपलाइन। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको जल परिवहन से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, खास तौर से आपके आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की आप तैयारी अगर कर रहे हैं, तो उसमें जीएस में एक टॉपिक है ज्योग्राफी में भारत में परिवहन। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपका जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल मार्ग, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक रेल परिवहन और सड़क परिवहन नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। वहाँ से आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चांस बनता है, आपके आरआरबी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, तो रेल परिवहन से पूछे जाने के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी टॉपिक से बनता भी है। तो अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे हमारा जल परिवहन है, तो इसको भी 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, अधिक से अधिक 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको जल परिवहन से भी कभी कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपको रटना नहीं है, समझना है सारी चीज़ें, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था पहले पार्ट में, जब आपको मैं परिवहन, भारत में परिवहन के बारे में बता रहा था कि जल परिवहन जो होता है आपका 2 तरीके का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य मतलब आपका भारत देश से अगर कोई व्यापार करते हैं आप, जापान से या फिर अमेरिका से, तो बाहर की तरफ आप अपने देश को छोड़ के बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो बाह्य हो गया जल मार्ग। जब जल मार्ग के द्वारा आप जाते हैं तब। और आंतरिक कौन सा होगा, जब हम अपने देश के अंदर ही, अगर आपको पश्चिम बंगाल से आपके इलाहाबाद जाना है या फिर पश्चिम बंगाल से उड़ीसा जाना है, तो ये भारत देश के अंदर ही आपके आंतरिक मार्ग होते हैं, ये जल मार्ग होते हैं। ये खास तौर से ये जल मार्ग आपके नदियों और नहरों के ऊपर बने होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं बाह्य मार्ग के अंतर्गत आता है आपका बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है जो आपके पोर्ट कहते हैं इसको। ये आपका, जैसे विदेश से कोई सामान आया, मान लीजिए विदेश से बाइक आई, कोई कार आई, तो वो सबसे पहले बंदरगाहों, अगर जल मार्ग से आ रही है तो सबसे पहले ज़्यादातर चीज़ें जल मार्ग से ही आती हैं। क्योंकि जल मार्ग जो बाहर विदेश के देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे आपका जलमार्ग का जो यूज होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में 1% भी जलमार्ग का यूज नहीं होता। अगर आपके भारत में परिवहन 100% माना जाए भारत में परिवहन, तो उसका 1% हम यूज नहीं करते हैं जलमार्ग को। तो सोच सकते हैं कितना पीछे हैं हम अन्य देशों से, क्योंकि अमेरिका में ये चीज़ 20 से 21% है और 12 से 13% आपका इंग्लैंड में है। वो लोग इतना ज़्यादा अपने ट्रैवल का, ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा परसेंट जलमार्ग से करते हैं। और रीज़न ये है, जलमार्ग इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि ये बाकी अन्य मार्गों से काफ़ी सस्ता होता है। इस पर टैक्स नहीं लगता, भारत में ये टैक्स फ्री है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मेन रीज़न यही होता है जलमार्ग के सस्ते होने का, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। अगर टैक्स फ्री होगा, सस्ता होगा, तो जाहिर सी बात है कोई सामान अगर आप यहाँ से कहीं भेज रहे हैं तो अगर उसका किराया कम लगेगा तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को यूज करना चाहिए, जबकि हम अपने भारत देश के सभी नदियों का, सभी समुद्री रास्तों का सही से यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बंदरगाह हैं। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो भारत में आपके इसी से क्वेश्चन बनेगा, छोटे बंदरगाहों से सिर्फ ये बन सकता है कि भारत में कितने छोटे बंदरगाह हैं। ये नहीं बनेगा कि आपके 185 छोटे बंदरगाह हैं तो उन सभी के नाम बताइए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा 185 बंदरगाह के नाम याद करना। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं और कितने छोटे और मछली बंदरगाह हैं। तो भारत में आपको मैं बता दूं कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 185 छोटे या फिर मझले बंदरगाह इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई बंदरगाह। इसका नाम ही है मुंबई बंदरगाह और ये मुंबई में ही होगा। जाहिर सी बात है, अगर मुंबई नाम है तो इसका तो मुंबई में ही होगा, और ये महाराष्ट्र स्टेट में है। और उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण जो होता है वो केंद्र सरकार करती है। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उसको हम, अगर उसको देखा जाए कि उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है, उसका देख रेख कौन करता है, तो उसको केंद्र सरकार करती है। और जो छोटे बंदरगाह हैं, मझले बंदरगाह हैं, उस बंदरगाह पे जिस स्टेट में है, जैसे कि अगर कोई छोटा बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में है तो उस चीज़ को
नियंत्रण महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी। अगर कोई बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, छोटा बंदरगाह, तो उस चीज़ को नियंत्रण उड़ीसा गवर्नमेंट करेगी। लेकिन छोटी बंदरगाह को, बड़े बंदरगाह को केंद्र सरकार ही करेगी, चाहे वो जिस स्टेट में हो। ठीक। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जो बंदरगाह है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला यहाँ पे भाग है भारत के पश्चिमी तट पे। भारत देख सकते हैं आप कि अगर भारत का मानचित्र सभी को पता होगा कि यहाँ पे पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो हैं। तो बंदरगाह भी समुद्र के किनारे पे ही होंगे। तो समुद्र के किनारे पे होंगे तो या तो वो पश्चिमी तट पे होंगे या फिर पूर्वी तट में होंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी तट पे अभी हम देखेंगे इसके आगे, पहले पश्चिमी तट को देख लेते हैं। पश्चिमी तट में सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कांडला। कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में है। सबसे पश्चिम में आपको पता है कि गुजरात ही आपका स्टेट पड़ता है। तो वहाँ पे एक है बंदरगाह कांडला, और ये ज्वारी बंदरगाह है और ये नेचुरल है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि कांडला बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। ठीक। और ये कहाँ पे है? अरब सागर में है। जितने भी आपके पश्चिमी तट पे हैं, सारे के सारे आपके बंदरगाह अरब सागर में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पश्चिमी तट के ऊपर कोई बंदरगाह आपसे पूछ लिया जाए और पूछ लिया जाए कि वो किस सागर में है, तो वहाँ पे आप आंसर देंगे अरब सागर में। अब दूसरा है मुंबई। यहाँ पे देख लीजिए, मुंबई जो मैंने अभी बताया था कि मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है ये भी, यानी कि इसको किसी ने बनाया नहीं, ये खुद से बना हुआ है, प्रकृति ने इसको बनाया। वहाँ पे सिर्फ आदमी लोग, मैन वहाँ पे गया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका यूज करने लगा। ये भी आपका अरब सागर में है। पश्चिमी का मैंने बताया, पश्चिमी क्षेत्र पे जितने बंदरगाह हैं अरब सागर में है। तीसरा बंदरगाह है न्हावा शेवा। ठीक। ये भी आपका महाराष्ट्र में है। ये अभी नया हाल ही में बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसका नाम है, जो दूसरा नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू। ये इसका बंदरगाह का नाम है, दूसरा नाम। पहला नाम न्हावा शेवा, और ये पहला ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे जो सारे काम होते हैं वो कंप्यूटर से होते हैं। ठीक। और ये भी आपका बंदरगाह अरब सागर में गिरता है। अगला देखते हैं मार्मागोवा। जैसे नाम में ही इसके लिखा हुआ है मार्मागोवा, तो ये जो मार्मागोवा बंदरगाह है वो गोवा में है। ये भी आपका अरब सागर में गिरता है। कोच्चि है केरल में। इसके ऊपर कोई डिटेल इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ना तो ये सबसे बड़े में है, ना कोई स्पेशल चीज़ नहीं, तो इससे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि ये किस सागर में गिरता है या फिर ये किस स्टेट में है। तो मार्मागोवा गोवा में है। कोच्चि आपको पता है आपको कि केरल में है, तो केरल में है, और ये भी अरब सागर में गिरता है, अरब सागर के किनारे है। और इसमें एक लास्ट है हमारा जो पश्चिमी तट पे है, न्यू मंगलुरु। ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में है, कर्नाटक स्टेट में है, और ये भी अरब सागर में गिरता है, अरब सागर के किनारे है। अब आता है हमारा भारत के पूर्वी तट पे जितने हमारे बंदरगाह हैं उसके बारे में यहाँ पे अब देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पे सबसे पहले देखते हैं कोलकाता है। कोलकाता ये जगह का नाम नहीं दिया गया है, इस बंदरगाह का नाम है। ठीक। अगर आपसे पूछता है तो ये बंदरगाह के नाम है सर, जितने ग्रीन कलर में लिखे गए हैं ये बंदरगाह के नाम है। बस ये उस जगह पे स्थित है, इसलिए हो सकता है कि इसका नाम वो रख दिया गया हो, कोलकाता। और ये आपका देख लीजिए पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में, ये देख लीजिए ऐसा बंदरगाह है जो कि किसी नदी के किनारे पे है। ये चीज़ भी अगर आपसे पूछता है कि कोई बड़ा बंदरगाह भारत का कि नदी के किनारे कौन सा है, तो वो है कोलकाता का बंदरगाह, जो कि हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, उसके किनारे पे है। अब सातवां है पारादीप, उड़ीसा में है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जितने पूर्वी तट पे हैं ज़्यादातर वो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। जितने पश्चिमी तट पे हैं वो ज़्यादातर क्या सभी के सभी अरब सागर में गिरते हैं। अब देख लीजिए विशाखापट्टनम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बंदरगाह, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए विशाखापट्टनम आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये भी बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी के पास है। और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसके बाद अगला पॉइंट इसका है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, यानी कि गहरा बंदरगाह कौन सा है, यानी कि वहाँ पे जो समुद्र है वो काफ़ी गहरा है, तो ये है विशाखापट्टनम आपका बंदरगाह। उसके बाद है यह पहला बंदरगाह है जहाँ सारे काम मशीनों से होते हैं। यहाँ पे कोई बाकी जहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे भी टीवी में, न्यूज़ में, तो वहाँ पे आदमी भी काम करते हैं, लेकिन ये विशाखापट्टनम ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे सारे काम मशीनों के द्वारा होते हैं। बस मशीन, आपको ये पता है कि मशीन कोई ना कोई चलाता होगा तो वहाँ पे आदमी होंगे, लेकिन जो नॉर्मल सारे काम हैं वो मशीनों के द्वारा होते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और देख लीजिए लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप काफ़ी लोग इसमें से नहीं जानते होंगे।
डॉल्फिन नोज बना के इसे सुरक्षित रखा गया है। आप सभी को पता है, आपने देखा होगा टीवी में कभी भी न्यूज़, अगर चक्रवात आता है कोई देश में तो ज़्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और विशाखापट्टनम तट पे सबसे पहले तक टकराते हैं वो। तो अगर कोई बंदरगाह उस स्थान पर है और बार बार वहाँ पे आपके कोई चक्रवात आता है तो वहाँ पे नुकसान होता है चीज़ों का। उससे बचाव के लिए वहाँ पे एक कृत्रिम, एक कह सकते हैं पहाड़ को काट के कृत्रिम बनाया गया है डॉल्फिन नोज। जैसे डॉल्फिन की नोज होती है ऊपर से उठी हुई, उस तरीके से पहाड़ को काट के बनाया गया। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कैसा होता है डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज विशाखापट्टनम डालेंगे तो आपको दिख जाएगा उसका फिगर। तो उस तरीके से बनाया गया है जिससे जब चक्रवात आते हैं तो जिससे इस बंदरगाह का बचाव होता है। पहाड़ बीच में आ जाता है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता चक्रवात। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगला बंदरगाह है तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी के पास है। बार बार मुझे याद आ जा रहा है, कोई नदी है तो जैसे गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वो चीज़ याद आ जा रही है। लेकिन आप समझिएगा कि ये बंदरगाह है तो उसके किनारे पे स्थित है बंगाल की खाड़ी के। उसके बाद अगला है चेन्नई। आपको पता है कि ये भी तमिलनाडु में है और ये मैन मेड बंदरगाह है, यानी कि इसको आदमियों ने बनाया है। कृत्रिम बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ ले कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो वो चेन्नई बंदरगाह है। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह ये है चेन्नई बंदरगाह। ठीक, ये भी बंगाल की खाड़ी के पास है। अगला है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान में है और ये भी बंगाल की खाड़ी के पास में है, किनारे पे है। और लास्ट में है एन्नौर। एन्नौर आपका ये भी तमिलनाडु में, यानी कि अगर आपसे ये पूछता है कि तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं तो 3 बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह। ठीक, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पे है। अब यहाँ पे देखिए 12 है, 13वां मैंने यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में ही था तो वहाँ पे ऊपर ही लिख दिया था मैंने, ये न्यू मंगलुरु वाला। उसके बाद अब आता है हमारा, अब हमने यहाँ पे जितने भी हमारे बंदरगाह थे वो देख लिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और है आपके बंदरगाह से, वो भी देख लीजिए कि कोचीन शिपयार्ड है जो लिमिटेड कंपनी है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कोच्चि, केरल में है। कोचीन शिपयार्ड भारत का सब जहाज निर्माता जो निर्माण करते हैं जहाज का, शिपयार्ड में ही निर्माण होता है। ये सबसे बड़ा निर्माता है भारत में और सबसे बड़ा मरम्मत मेंटेनेंस करने वाला भी शिपयार्ड यही है, कोचीन शिपयार्ड, जो कि केरल स्टेट में है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे है दाहेज बंदरगाह। यह देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। कोई रसायन अगर आपके देश में आ रहा है तो इसी बंदरगाह से आता है, जिससे अगर कोई खतरा हो, कोई किसी चीज़ की तरीके की दुर्घटना हो तो उसको एक ही इलाके से आपको पता है कि कहाँ पे हुआ, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है दाहेज बंदरगाह। यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, रसायनों से रिलेटेड, इसलिए इस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंदरगाह हो गया। अब आते हैं हम अपने आंतरिक जलमार्ग के ऊपर, जो कि हमारी नदियों और नहरों से होता है। इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय नदी जलमार्ग। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि पुराने जो हमारे जलमार्ग थे, कितने जलमार्ग थे पहले, तो हमारे जो पहले के जलमार्ग थे वो सिर्फ 5 थे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है, भारत में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। जैसे आपके नेशनल हाईवेज होते हैं उसी तरीके से नेशनल वाटरवे होते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग भी होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग होता है आपका सड़क वाला, राष्ट्रीय जलमार्ग होता है आपका पानी वाला, जो कि आपके नदियों नहरों के ऊपर बना होता है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे नया है, 6वां है, अभी हाल ही में इसको जलमार्ग घोषित किया गया है। नेशनल वाटरवे 6 नंबर इसको दिया गया है और ये लखीपुर से लेके भांगा एक जगह है आपका असम में, इस जगह को जोड़ता है ये जलमार्ग। और इसकी लंबाई जो है वो 121 किलोमीटर है और ये असम में है। ठीक, ये लखीपुर है, लखीमपुर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। लखीपुर से भांगा असम स्टेट में है, 121 किलोमीटर की। इससे देखिए जो आपके जलमार्ग से पूछेगा क्वेश्चन, उसमें आपसे बस 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई, उसको जलमार्ग मतलब घोषित कब किया गया, किस सन में, वो किस नदी पे है या फिर किस नहर पे है, वो किस स्टेट में है, या फिर कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है, या फिर उसकी दूरी कितनी है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। नेशनल वाटरवे नंबर 6 जो है, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है क्योंकि ये सबसे नया अभी बनाया गया है। ठीक, तो 6वां है लखीपुर से भांगा असम में, बकार नदी है एक वहाँ पे, जो आपके जो पूर्वी स्टेट हैं सारे, असम, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी स्टेट से ये गुजरती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये लखीपुर से भांगा में है। इसकी जो लंबाई है वो 121 किलोमीटर है। 2013 में इसकी स्थापना
2013 में इसको नेशनल वाटरवे घोषित किया गया। ठीक, अब आता है, हम डिटेल में पढ़ते हैं नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 संख्या 1। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहली बात तो ये कि पहला भी है और सबसे बड़ा भी है। और ये कहाँ से कहाँ जाता है, आप सभी को पता है, ये जाता है इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि अब प्रयागराज हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे प्रयागराज से हल्दिया। ये गंगा नदी के ऊपर बना है और आपको पता है कि भारत में जो गंगा नदी है वो सबसे लंबी दूरी की नदी है। और इसकी जो लंबाई है इलाहाबाद से हल्दिया तक की 1620 किलोमीटर है। ये इसीलिए भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक, अभी तक का। फ्यूचर में जो जलमार्ग अभी और घोषित हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें और बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका यही है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। और ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से हल्दिया जाता है। और ये हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, इलाहाबाद तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है। अब ये देखिए 2 नदियों के ऊपर है। देखिए गंगा नदी से जाता है और हुगली नदी में जाके मिल जाता है। ठीक, उसके बाद हुगली आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में है। अब आता है हमारा नेशनल वाटरवे 1 बनाया कब गया, इसको जलमार्ग घोषित कब किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग, तो 1986 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अब ये यहाँ से क्वेश्चन इस जलमार्ग से ये भी बन सकता है कि ये किस स्टेट से गुजरता है। तो ये उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए आपके पश्चिम बंगाल जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है 600 किलोमीटर, और बिहार में आपके 460 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 560 किलोमीटर। सभी को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1620 किलोमीटर। अब नेशनल वाटरवे 2 आता है यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ये सादिया से लेके डुबरी, जो कि दोनों असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और ये 1988 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। ठीक, अब आता है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3। इतनी सारी चीज़ें ही पूछी जाएंगी, तो इस चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। समझने की बात है, बस 6 ही हैं। डिटेल में आपसे 6 से ही पूछ सकता है नेशनल अगर वाटरवे आता है तो देखते हैं आप नेशनल वाटरवे 3 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 संख्या 3। ये जो है नहर के ऊपर उपस्थित है, जो कि पूरा का पूरा ये नेशनल वाटरवे अगर 3 पूछा, ये पूछ सकता है कि कौन सा जो वाटरवे है राष्ट्रीय जलमार्ग है सिर्फ नहर के ऊपर है उपस्थित, तो वो नेशनल वाटरवे 3 आएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 संख्या 3, जो कि पूरा का पूरा नहर के ऊपर उपस्थित है। और ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है। ये पूरा जो कोट्टापुरम है वो नहर स्टार्ट होता है, और कोल्लम जो है वो भी नहर है। ये केरल स्टेट में है, केरल में है। और 1992 में इसको जलमार्ग घोषित किया गया था। इसकी जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। ठीक, अब आता है नेशनल वाटरवे 4 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4। काकीनाडा पुडुचेरी से ये नहर है, पुडुचेरी जब शुरू होता है फिर ये जाके आगे गोदावरी नदी में मिल जाता है, जो कि आपको पता है कि दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। उसके बाद कृष्णा नदी में भी मिलता है ये, और इसकी 2 नदियों में मिलता है। ये जो वाटरवे है ये नंबर 4 2 नदियों और एक नहर से मिलके बना है। और इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, 24 नवंबर को हुई थी। ये भी अगर आपसे डेट पूछ लेता है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, 24 नवंबर 2008 को नेशनल वाटरवे 4 और नेशनल वाटरवे 5 एक ही दिन बनाए गए थे। दोनों को घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 24 नवंबर 2008। और ये काकीनाडा पुडुचेरी नहर से स्टार्ट होता है, गोदावरी नदी से मिला हुआ है। उसके बाद कृष्णा नदी में से भी मिलता है, और ये काकीनाडा से मरक्कानम तक जाता है। 1095 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आता है हमारा नेशनल वाटरवे 5 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। ये ब्राह्मणी नदी है और महानदी जो दोनों मिल के जब आगे जाती हैं डेल्टा बनाती हैं। आपको पता है डेल्टा क्या होता है, 2 नदियाँ जब मिलती हैं तो उसके बीच में जो जगह खाली स्थान बचता है उसको डेल्टा कहते हैं। उस डेल्टा क्षेत्र में एक जो नदी है तलचर से लेके स्थान है तलचर और घमरा। तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और घमरा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ज़्यादातर इसका 80% के लगभग हिस्सा उड़ीसा में है, 20% के लगभग का हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में है। तो अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कि नेशनल वाटरवे 5 का ज़्यादातर हिस्सा किस स्टेट में है, तो उड़ीसा स्टेट में है। 623 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 2008 में आपको मैंने बताया अभी कि 24 नवंबर 2008 को इसको भी वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ठीक, ब्रह्माणी यहाँ पे पूछ सकता है कि किन नदियों के डेल्टा से बना हुआ है, तो ये ब्रह्माणी नदी है, ब्राह्मणी और महानदी। अब आता है हमारा, थोड़ा सा और बचा है, इसको भी देख लीजिएगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि देखने के बाद आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ याद रखा करिए आप लोग।
अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, और जाहिर सी बात है कि जो इंटरेस्टेड होगा उसका सिलेक्शन होगा। अब आएगा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, यानी कि 2016 भी जो 4 साल पहले बीता है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम को के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है। 111 क्या किया है इन्होंने, 106 को किया है, 5 तो पहले से ही थे, यहाँ पे कंबाइन करके 111 लिख दिया गया है। 5 देख लीजिए लिखा गया है, 5 पहले वाले भी इसमें शामिल है। तो टोटल इसमें कितने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत देश में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो इस समय भारत में प्रेजेंट टाइम में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। यानी कि भारत में जितनी भी नदियां हैं, प्लान ये है इन सब का कि सभी को एक दूसरे से जोड़ा जाए और उससे व्यापार किया जाए, क्योंकि सस्ता होगा, जाहिर सी बात है, तो उससे देश को फ़ायदा होगा। अब उसके बाद आता है अगला पॉइंट, 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी कि जब हमारा पहला जलमार्ग बनाया गया था, आपको याद होगा कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से लेके आपका कहाँ तक जाता है, इलाहाबाद से जाके आपका मिलता है हल्दिया तक। आपको दिखा देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने पहले ही दिखा दिया था, आपको बताया था, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए आपको दिक्कत होता है। देख लीजिए यहाँ पे इलाहाबाद से जाके हल्दिया में जो मिलता है वो ये भी आपका देख लीजिए 1986 में, यहाँ देख लीजिए लिखा गया NW1 के नीचे 1986। यानी कि जब हमारे इस प्राधिकरण की स्थापना हुई, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की, तो इसने सबसे पहले नेशनल वाटरवे 1 बनाया। और इसका अगर पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है, गौतम बुद्ध नगर जिसको कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर पूछ सकता है यहाँ पे कि भारत देश में कितने किलोमीटर का जो लंबा नौगम्य जलमार्ग है, यानी कि जिसमें हम नौका चला सकते हैं, जिससे हम व्यापार कर सकते हैं, तो वो है 14,500 किलोमीटर। तो ये था दोस्तों जलमार्ग के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी, चाहे वो बंदरगाह से हो, चाहे वो नदियों के ऊपर हो। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अब इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो यहाँ से आप अगर सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जलमार्ग यानी कि जल परिवहन से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, जिसको देख के मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मेरी कोई वीडियो आप देखते हैं तो उससे देख के आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पे, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और मुझे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना चाहते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं आप। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे आपकी वीडियो आप तक पहुँचा दूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।